तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक की उस हैरत अंगेज कहानी को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम सब ने कभी ना कभी सुना तो है, पर शायद इतनी गहराई से नहीं समझा। इतिहास में महान शासक तो बहुत हुए हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसका सफर एक बेहद खौफनाक और क्रूर शासक से शुरू होकर शांति और करुणा के सबसे बड़े दूत बनने तक जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक क्रूर विजेता अचानक से पूर्ण शांति का चैंपियन कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हमें उनके शुरुआती जीवन को खंगालना होगा, जो खून खराबे और सत्ता की भूख से भरा था, और फिर देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मानव इतिहास का सबसे बड़ा और नाटकीय यू टर्न ला दिया। मौर्य राजकुमार, रक्त और महत्वाकांक्षा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अशोक का सत्ता तक पहुंचने का वो खूनी रास्ता कैसा था। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। फिर 297 ईसा पूर्व में उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे, और उसके बाद करीब 268 ईसा पूर्व के आसपास अशोक इस साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने। उन्हें एक बहुत बड़ा साम्राज्य विरासत में तो मिल गया था, लेकिन सच कहूं तो सिंहासन तक पहुंचने का उनका सफर कतई शांतिपूर्ण नहीं था। बौद्ध कथाओं में उनके शुरुआती दौर की एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो सच में डरावनी है। कहा जाता है कि सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने 99 सौतेले भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। बस यही नहीं, एक अजीब सा आदेश ना मानने पर 500 मंत्रियों के सिर कलम करवा दिए, और तो और अपने नाम वाले अशोक पेड़ को नुकसान पहुंचाने पर 500 महिलाओं को जिंदा जला दिया था। उन्होंने एक ऐसी खौफनाक जेल भी बनवाई थी जिसे लोग अशोक का नरक कहते थे। इन्हीं सब क्रूर और भयानक कामों की वजह से उन्हें चंडाशोक यानी भयंकर अशोक कहा जाने लगा था। कलिंग युद्ध, एक विनाशकारी मोड़। फिर आता है उनके जीवन का और शायद प्राचीन एशियाई इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने स्वतंत्र राज्य कलिंग को जीतने का अभियान शुरू किया। 2.5 लाख, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कलिंग युद्ध का अंजाम इतना भयानक था कि इस एक अकेले युद्ध में करीब 2.5 लाख लोगों की जान चली गई या उनकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। इसे और बारीकी से समझें तो खुद सम्राट के अपने शिलालेखों में ये साफ लिखा है कि इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे और बाकी 1.5 लाख आम नागरिकों को जबरदस्ती बंदी बनाकर वहां से निकाल दिया गया। एक चलता फिरता समृद्ध राज्य देखते ही देखते पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया था। लेकिन इस भारी तबाही और लोगों की चीख पुकार को अपनी आंखों से देखने के बाद अशोक के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उनका हृदय पूरी तरह बदल गया, और ये बदलाव उनके 13वें प्रमुख शिलालेख पर साफ दिखता है। ये एक बेहद दुर्लभ पल था जहां एक विजयी सम्राट जीत का जश्न मनाने के बजाय युद्ध में हुए नरसंहार और लोगों को बंदी बनाए जाने पर अपना गहरा दुख और पछतावा जाहिर कर रहा था। शांति का मार्ग, विजय से करुणा तक। इसी अपराध बोध और गहरे पश्चाताप के चलते अशोक ने तुरंत अपने सारे मिलिट्री कैंपेन रोक दिए और खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। ये सच में इतिहास के सबसे कमाल के ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ वो हिंसक चंडाशोक था जो अपनी क्रूरता, खून खराबे और सत्ता की भूख के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ वही इंसान पूरी तरह से धम्माशोक यानी धर्मनिष्ठ अशोक बन गया। एक ऐसा शासक जिसका पूरा फोकस अब सिर्फ अहिंसा, समाज कल्याण और अपने नैतिक कर्तव्यों पर था। एकदम जमीन आसमान का अंतर। शिलालेख और धम्म, नैतिकता को पत्थरों पर उकेरना। अपने इस नए नजरिए और शांति के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में चट्टानों और 50 टन भारी विशाल पत्थर के स्तंभों पर अपने संदेशों को उकेरा। इन संदेशों का मेन मुद्दा था उनका धम्म या धर्म। वैसे हाँ, ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से काफी प्रभावित था, लेकिन अशोक ने इसे किसी एक सरकारी धर्म की तरह नहीं थोपा, बल्कि इसे एक यूनिवर्सल मोरल कोड की तरह पेश किया, जिसमें समाज की भलाई, सभी धर्मों का सम्मान, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और युद्ध को पूरी तरह से त्यागने जैसी बातें शामिल थीं। और इन नीतियों की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये आज के हिसाब से भी बेहद आधुनिक थीं।
जरा सोचिए, आज से 2000 साल से भी पहले उन्होंने मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इंसानों के लिए मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी शुरू की, व्यापारिक रास्तों पर हर आधे मील पर कुएं खुदवाए और सराय बनवाए, गरीबों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए खास वेलफेयर प्रोग्राम चलाए, और हाँ, सभी धर्मों की इज्जत करना अनिवार्य कर दिया। ये लिटरली एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट था जो पत्थरों पर लिखा हुआ था। कमाल की बात तो ये है कि उनका ये एम्पैथी या करुणा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। शाही शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई, शाही रसोई में मारे जाने वाले जानवरों की गिनती एकदम कम कर दी गई और बाद में उसे भी बैन कर दिया। यहाँ तक कि जानवरों के लिए अलग से वेटरनरी क्लिनिक्स बनवाए गए। मौर्य साम्राज्य दुनिया की उन गिनी चुनी प्राचीन सरकारों में से एक बन गया जिसने जानवरों को भी राज्य के संरक्षण के योग्य माना। अशोक की विरासत आधुनिक दुनिया में गूंज। अशोक ने लगभग 4 दशकों तक राज किया और 232 ईसा पूर्व के आसपास उनका निधन हो गया। लेकिन उनका असर मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ खत्म नहीं हुआ। अगर हम आज के समय में देखें तो अशोक ने ही भारत में पत्थर के बड़े बड़े आर्किटेक्चर की शुरुआत की थी। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने स्तंभों पर जिस ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया, वही आज की लगभग सभी दक्षिण एशियाई राइटिंग सिस्टम्स की बुनियाद बनी। उनका कम्युनिकेट करने का तरीका आज भी हमारी भाषाओं में जिंदा है। और ये स्लाइड उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत को दर्शाती है। सारनाथ का वो लायन कैपिटल जिसमें 4 एशियाई शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हैं, वो आज भारत गणराज्य का ऑफिशियल स्टेट एम्बलम है। और स्तंभों पर बना वो 24 तीलियों वाला अशोक चक्र, जिसे धम्म के चक्र का प्रतीक माना जाता है, वो आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बिल्कुल बीचों बीच शान से मौजूद है। एक शांतिप्रिय प्राचीन शासक के प्रतीक आज हमारे आधुनिक राष्ट्र की पहचान बन चुके हैं। तो आखिर में हम इस एक बड़े और गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। कैसे एक अकेले शासक के दिल का बदलाव हजारों सालों का सफर तय करके आज एक आधुनिक देश की पहचान बन सकता है? इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पश्चाताप और करुणा को चुनने का सिर्फ एक फैसला इंसानी इतिहास का रुख हमेशा के लिए कैसे मोड़ सकता है। इस विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।